हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, आज के इस क्लास में यूपी पुलिस एग्जाम 2026 के लिए एक ऐसा पेपर होगा जो कि आपके हर 6 शिफ्टों पर भारी पड़ने वाला है और आपकी तैयारी जीके, हिंदी, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चनों पर भी भारी पड़ने वाला है, क्योंकि 100% जो क्वेश्चन हमेशा यूपी पुलिस एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चनों को इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। 64 क्वेश्चन इस क्लास में डिस्कस करेंगे, जो कि सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड रहने वाले हैं। और आप सभी लोगों के लिए एक टारगेट भी है कि 64 क्वेश्चन में से आप सभी को 35 क्वेश्चन सही करने होंगे, वो भी खुद से, और एक भी क्वेश्चन पे आप सभी का नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाले हैं। तो साथियों, यदि आप ये चेक करना चाहते हैं कि यूपी पुलिस एग्जाम 2026 की जो शुरुआत होगी 8 जून से, तो पहले शिफ्ट में किस लेवल के सवाल पूछे जा सकते हैं, तो आज का ये पहला ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आप देख लीजिए। आप सभी को एक आइडिया मिल जाएगा, एक अंदाजा मिल जाएगा कि जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग में कैसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो यूपी पुलिस एग्जाम 2026 जो होगा वो 2 घंटे में होगा। इसी 2 घंटे में आप सभी को 38 सवाल जीके मिलने वाले हैं, 37 सवाल हिंदी के मिलने वाले हैं और 20 सवाल गणित के मिलने वाले हैं और सबसे अधिक 55 सवाल रीजनिंग के मिलने वाले हैं। 150 प्रश्नों का आपका पूरा पेपर होगा और एक प्रश्न आप सही करेंगे 2 नंबर, 300 नंबर का पूरा पेपर होगा। और एक भी सवाल पे आप सभी का नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाले, यानी आप पूरे 150 के 150 सवालों का उत्तर करेंगे, ठीक है। और ऑफलाइन आपका पेपर होगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा। पहले आप प्रश्न में पढ़ेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, आपको एक उत्तर शीट मिलेगा, 4 ठे गोला रहेगा, जो भी ऑप्शन पर रहेगा आप उसको क्या करेंगे, गोला कर देंगे भाई। 2 पेन यूज आपको करना है, काला और एक नीला पेन, ठीक है। तो पेपर का लेवल कैसा होगा, तो देखिए पहला प्रश्न लास्ट में आप सभी से आपका स्कोर पूछेंगे, जरूर करिएगा स्कोर, ठीक है। ताम्र नगरी सभ्यता कहलाती है, तो ताम्र नगरी सभ्यता कौन कहलाती है बताएंगे आप सभी लोग, तो वो आहड़ कहलाती है। पहले का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को, प्रारंभिक वैदिक अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से ये किस गतिविधि पर आधारित थी। प्रारंभिक वैदिक अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस गतिविधि पर आधारित थी, तो ये पशुपालन गतिविधि पर आधारित थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 3 को, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद एक गढ़ के अधीन था। कौन सा महाजनपद एक गढ़ के अधीन था, तो वो वज्जी महाजनपद था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 4 को, किस अवधि में कर प्रणाली सबसे प्रमुख बन गई। तो साथियों, किस अवधि में कर प्रणाली सबसे प्रमुख बन गई, तो ये महाजनपद में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 को, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद एक गणराज्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल था, तो इसीलिए भाई ये सवाल को हमने ऐड कर दिया। कौन सा महाजनपद एक गणराज्य है, तो वो मल्ल है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 6 को, निम्नलिखित में से कौन तीसरे जैन तीर्थंकर थे। बताइए साथियों, तीसरे जैन तीर्थंकर इनमें से कौन है, तो वो संभवनाथ थे। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या माना जाता है। साथियों, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या माना जाता है, तो अहिंसा माना जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 8 को, भगवान महावीर जैन ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था। इस बार आप सभी सवाल पूछा कि भगवान महावीर जैन ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था, तो ध्यान रखिएगा अर्ध मागधी भाषा में दिया था। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 9 को, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। तो बताइए, उत्तर प्रदेश में जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है, तो वो क्या है भाई, कौशाम्बी है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन और आगे बढ़ने से पहले साथियों, हमने आपको टारगेट दिया है कि 16 मई से पहले ये 1500 का पूरा 10 टेस्ट सीरीज अपने पास मांगकर तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि भाई इसी से आपका सिलेक्शन होने वाले हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि यूपी पुलिस एग्जाम के कट ऑफ को क्लियर करना है, तो आपको टेस्ट कितना जरूरी है भाई, आप सभी को मॉक टेस्ट भी बहुत जरूरी होता है। तो भाई इसके अलावा आप सभी को 1500 नए क्वेश्चन का टेस्ट के अलावा जीके,
यूपीजी के हिंदी, मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करेंगे। एग्जाम से पहले भाई सारे क्वेश्चन का एक बार फिर से रिवीजन आपके लिए हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। तो पीडीएफ के लिए आप सभी लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और मात्र 50 रुपीज़ पे करके सारे क्वेश्चन अपने पास मंगाइए और तैयारी सारे क्वेश्चन का अच्छे से करिए, जिससे आप सभी को किसी भी प्रकार का आपके पेपर में न आए। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस यूनानी शासक के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? किस यूनानी शासक के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? तो ध्यान रखिएगा, सेल्यूकस निकेटर के साथ। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 को, किस विदेशी आक्रमणकारी ने चंद्रगुप्त मौर्य को अपना क्षेत्र समर्पित कर दिया था? तो साथियों, किस विदेशी आक्रमणकारी ने चंद्रगुप्त मौर्य को अपना क्षेत्र समर्पित कर दिया था? तो सेल्यूकस निकेटर को। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को, कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद शासक धनानंद को किसने उखाड़ फेंका? कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद शासक धनानंद को किसने उखाड़ फेंका? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उखाड़ फेंका था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 को, अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग युद्ध का विवरण देता है? बताइए साथियों, अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग युद्ध का विवरण देता है? तो ध्यान रखिएगा भाई, वो शाहबाज गढ़ी अध्यादेश देता है। तो डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। और साथियों, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अभी नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे भाई, क्योंकि क्लास आपकी पूरे 8, 9 और 10 जून तक चलने वाली है। एक भी दिन का गैप नहीं होगा। तो क्लास अपलोड हो तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाए। तो आपका फर्ज बनता है कि भाई क्लास को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन करें और डेली क्लास करिए, ठीक है। कुषाण वंश में भीम कडफिसेस का उत्तराधिकारी कौन था? कुषाण वंश में भीम कडफिसेस का उत्तराधिकारी इनमें से कौन था? तो वो कनिष्क था। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 को, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? बताइए, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने वाले प्रथम व्यक्ति इनमें से कौन थे? तो वो सातवाहन थे, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 को, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई में बी निवेश को क्या कहा जाता है? भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई में बी निवेश को क्या कहा जाता है? तो निजीकरण कहा जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 को, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी के खिलाफ राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी के खिलाफ राज्यों की रक्षा करना ये केंद्र सरकार का कर्तव्य है? तो ध्यान रखिएगा, ये अनुच्छेद 355 में वर्णन है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 को, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 को, किस संशोधन के द्वारा लोकसभा की निर्वाचन संख्या में वृद्धि की गई थी? किस संशोधन के द्वारा लोकसभा की निर्वाचन संख्या में वृद्धि की गई थी? तो 31वें संशोधन के द्वारा, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 को, नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? तो साथियों, नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? तो वो महापौर होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 21 को, देशांतर की संख्या कितनी है? साथियों, देशांतर की संख्या कितनी होती है? तो 360 होती है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 को, भारत में किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना कब प्रारंभ हुई? बताइए, भारत में किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो 1998-99 में। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 को, कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो भाई याद रखिए, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 24 को, भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं? बताइएगा, भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो तमिलनाडु तट के सहारे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 को, औरंगजेब की गोलकोंडा विजय के बारे में किस पुस्तक में सबसे अच्छा वर्णन किया गया है?
बताइएगा। औरंगजेब की गोलकुंडा विजय के बारे में किस पुस्तक में सबसे अच्छा वर्णन किया गया है? तो वक्त ये हैदराबाद की पुस्तक में, नाम भी देखिए अजब है, वक्त ये हैदराबाद, तो सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 को, निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश की सबसे लंबी समांतर रेखाएं हैं? बताइए कौन सी अक्षांश की सबसे लंबी समानांतर रेखाएं हैं? कर्क रेखा की, मकर रेखा की, आर्कटिक रेखा या भूमध्य रेखा की? तो साथियों सबसे लंबी भूमध्य रेखा है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 27 को, 281 एंड बियॉन्ड किस दिग्गज क्रिकेटर की आत्मकथा है? 281 एंड बियॉन्ड एक किस दिग्गज क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो भाई बीबीएस लक्ष्मण की आत्मकथा है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। साथों इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिए, क्योंकि लास्ट में आप सभी को स्कोर भी तो करना है भाई। बताइएगा 64 क्वेश्चन में से आप सभी का कितना स्कोर बना? प्रस्तर उत्कीर्ण वास्तुकला का प्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? प्रस्तर उत्कीर्ण वास्तुकला का प्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? तो ये लोमस ऋषि गुफाएं मिला है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 29 को, वित्त आयोग एक ऐसा, तो साथियों ध्यान रखिएगा आप सभी को, जैसे जीके में 38 सवाल पूछे जाएंगे तो टारगेट कम से कम भाई 30 सवाल का लेकर चलना है आप सभी को। 37 सवाल हिंदी तो कम से कम 30 सवाल लेकर चलना है इसमें भी। 20 सवाल गणित का तो इसमें 15 सवाल का टारगेट, अभी का टारगेट बता रहे हैं आप सभी को। उसके बाद 55 सवाल जो रीजनिंग है कम से कम 50 सवाल का टारगेट लेकर चलना है। टोटल काउंट करिए 5 हो जाएगा, 3 3 6 1 7 5 12, 125 यदि आपने सही किया 2 नंबर एक क्वेश्चन का, यानी 150 नंबर आप सभी का, 100 यानी 250 नंबर तो हो जाएगा भाई आपका पेपर 300 नंबर का। बताइए 300 नंबर में से तो 250 नंबर लाएंगे, तो आप चांस है कि नहीं इस टाइम? वैसे तो भाई आप देख रहे हैं भाई कट ऑफ का क्लियर हम सोच रहे हैं क्या और आ जा रहा है क्या, लेकिन भाई आपको इतने का टारगेट तो लेकर चलना है। हर एक एग्जाम में ऐसा नहीं होता है भाई, हर एक एग्जाम में ऐसा नहीं होता है। आपको वही सोचना है जो कि पॉसिबल है भाई, इम्पॉसिबल वाला कट ऑफ नहीं सोचना है। हमारे सामने जो है उसको ध्यान में रखना है हमें। वित्त आयोग है एक कैसा निकाय है भाई ये? तो आप सभी को मालूम होगा संवैधानिक संस्था ये, तो ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 को, किसको परिवर्ती निवेश के उत्पादन की प्रति इकाई के रूप में परिभाषित किया जाता है? बताइए साथियों किसको परिवर्ती निवेश के उत्पादन की प्रति इकाई के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो औसत उत्पाद को, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 को, निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रथम राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किया गया था? तो साथियों किस वर्ष में प्रथम राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किया गया था? तो 1930 में किया गया था, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 32 को, भारत में सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? भारत में सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वनों में पाए जाते हैं, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 33 को, वैदिक दर्शन में सृष्टि उत्पत्ति व्याख्या ये किस में पाई जाती है? वैदिक दर्शन में सृष्टि उत्पत्ति व्याख्या ये किस में पाई जाती है? तो नासदीय सूक्त में पाई जाती है, पुरुष सूक्त में पाई जाती है, हिरण्य गर्भ सूक्त में पाई जाती है, यानी उपरोक्त सभी में पाई जाती है, तो डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 34 को, भारत में स्थानीय शासन विषय क्या है? यानी जो भारत में स्थानीय शासन है विषय वो किसका है विषय, ये सवाल पूछ रहा है, तो ये राज्य सूची का विषय है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 35 को, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी की स्थापना कब हुई थी? सिडबी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना तो अप्रैल 1990 में हुई थी ना, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 को, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? साथियों भारतीय संविधान की विशेषता कौन सी नहीं है? जैसे सरकार का संसदीय स्वरूप है, सरकार का संघीय स्वरूप है, एक लिखित संविधान है, लेकिन दोहरी नागरिकता नहीं है भाई, एकल नागरिकता है, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 37 को, निम्नलिखित में से कौन सी समिति नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? कौन सी समिति नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो भाई वर्मा समिति है, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 38 को, शास्त्रीय कर्नाटक संगीत में गति को क्या कहा जाता है? शास्त्रीय कर्नाटक संगीत में गति को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा लय कहा जाता है, जो कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 39 को, विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे क्या कहते हैं? विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे क्या कहते हैं? तो भाई विशेष से कहते हैं, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे।
नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 40 को। वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या होगा? साथियों वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या होगा? तो वार्ता प्लस आलाप होगा, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 41 को। अकुल और आकुल का अर्थ क्या होगा? अकुल और आकुल का अर्थ क्या होगा बताइए? तो अकुल मतलब कुलहीन और आकुल मतलब व्याकुल, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 42 को। निम्नलिखित वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द का चुनाव करें जिसका चिंतन न किया जा सके। तो साथियों जिसका चिंतन न किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो अनचित्य बोलते हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर। स्वागत के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। स्वागत के लिए सही संधि विच्छेद को चुनना है, क्या हो जाएगा? सु प्लस आगत स्वागत, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 44 को। निम्न शब्दों से बनी नाम धातु क्रियाएं चुनिए। 60 का बताइए, इन शब्दों से बनी नाम धातु क्रियाएं बताना है। 60 का मतलब जानते क्या होता है? सठियाना, जैसे बोलते हैं आप ज़्यादा सठिया रहे हैं, तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 45 को। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो साथियों इनमें से 3 रचना महादेवी वर्मा की, लेकिन एक रचना महादेवी वर्मा की नहीं है, जैसे दीपशिखा है, आपदा है, संकल्पिता, लेकिन युगधारा ये तो कवि नागार्जुना की है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 46 को। सख्त कार्रवाई की जाएगी, इसमें वाच्य बताइए। सख्त कार्रवाई की जाएगी, इसमें वाच्य बताना है, तो कौन सी इसमें वाच्य है? तो इसमें कर्म वाच्य है, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 47 को। निम्नलिखित में से एक वचन शब्द का चयन करिए। तो साथियों इनमें से एक वचन का आप सभी को शब्द का चयन करना है, कौन सा है? तो हर एक वचन शब्द भाई, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 48 को। निम्नलिखित वाक्यों में से अकर्मक क्रिया का वाक्य बताइए कौन सा है? तो साथियों इन वाक्यों में से अकर्मक क्रिया का वाक्य बताना है, जैसे कि लड़की गा रही है, ये अकर्मक क्रिया। जैसे राम गिलास से दूध पता है, ये सकर्मक क्रिया है। लड़का मैदान में फुटबॉल खेला, ये सकर्मक क्रिया है। लड़कियां चुपचाप पुस्तकें पढ़ें, ये भी भाई अकर्मक क्रिया। लेकिन लड़कियां गा रही है, ये क्या भाई? एक अकर्मक क्रिया। ये तीनों क्या है? सकर्मक क्रिया है। तो इस साल का डी ऑप्शन जो बनेगा ना बिल्कुल राइट आंसर बनेंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 49 को। संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। संकल्प शब्द में उपसर्ग बताना है, तो सम होगा भाई। ये जो सम लिखा है ना, ये आधा म होता है ऐसे, ठीक है, तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 50 को। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना क्या कहलाता है? तो साथियों किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना क्या कहलाता है? तो अनुष्ठान कहलाता है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 51 को। निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? इनमें से अघोष वर्ण आप सभी से पूछा जा रहा है, तो त एक अघोष वर्ण है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 52 को। ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन आवृत्त मुखी स्वर है? ओठों की आकृति के आधार पर कौन आवृत्त मुखी स्वर है बताएंगे आप सभी लोग? तो ई है भाई, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 53 को। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है? तो इनमें से कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है? जैसे कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की? ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो स्वर्ण किरण है, कला और बूढ़ा चांद है, उत्तरा। लेकिन सन्नाटा नहीं है, सन्नाटा है किसका भाई? भवानी प्रसाद मिश्रा की, भवानी प्रसाद मिश्रा की है, ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। तो सी ऑप्शन इस सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 54 को। निम्नलिखित शब्दों के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से उचित पर्याय चुनकर उसे चिन्हित करें। आसक्ति, आसक्ति यानी अनुरक्ति, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 55 को। निम्न में से क्रिया विशेषण कितने भेद होते हैं बताइए आप लोग? क्रिया विशेषण के कौन कौन? एक कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, यानी 4 भेद हो जाते हैं भाई। तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आप जानते हैं ना, कालवाचक होता है, रीतिवाचक होता है, स्थानवाचक होता है, एक आपका परिमाणवाचक होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 56 को। अब साथियों रीजनिंग का सवाल आ गया भाई। रीजनिंग में एक भी सवाल आपका गलती नहीं होना चाहिए, सभी सवालों को आप खुद से सॉल्व करेंगे। श्रृंखला को पूरा कीजिए,
A26, D23, G20, J17 क्वेश्चन मार्क। इसमें तो भाई नंबर और अक्षर साथ में दिया है, तो सबसे पहले जब नंबर और अक्षर में साथ दे तो सबसे पहले नंबर को टैकल करिए आप लोग। बताएंगे आप सभी लोग इस सवाल का बिल्कुल परफेक्टली आंसर क्या बनेगा। जैसे पहले हम नंबर को हल कर लेते हैं भाई। जैसे 26, 23, 20, 17 लग रहा है -3 हुआ है। देखिए -3, 26, 23 -3, 23 से 20 -3, 20, 17 -3। तो इसी प्रकार 17 -3 करेंगे 14 आ जाएगा। नंबर में देखिए या तो बी आएगा या तो डी आएगा, क्योंकि यही में दोनों में 14 दिया है। अब हमें अक्षर हल करें भाई। ए, डी, जी, जे। A1, D4, G7, J10। इसमें +3 हुआ है भाई, +3 करना है तो इसमें भी 10 में +3 जोड़ेंगे 13। 13 पर कौन आता है? M भाई क्या हो जाएगा? M14 कौन सा है? M14 बी ऑप्शन। तो 56 का बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इसी बात पे भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे डेली क्लास के लिए। क्वेश्चन नंबर 57 को हल करिए। निम्नलिखित तो श्रृंखला में कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? APCQ ERGS IT प्रश्नवाचक चिन्ह। हल करिए। पहले तो भाई एक एक अक्षर का कोड निकाल लीजिए आप लोग। ACEGI का ACEGI हर एक अक्षर का कोड 1, 3, 5, 7, 9। सर ये तो बहुत आसान सवाल हो गया। 1, 3, 7, 5, 9 तो 11 हो जाएगा, +2 11 पे के आता है। यानी के कौन सा ऑप्शन है भाई? या तो पहला ऑप्शन होगा या तो डी ऑप्शन होगा। अब दूसरे अक्षर का हम लोग कोड निकाल लेते हैं। पहला तो हमारा अक्षर मिल चुका के, PQRST। सर जी PQRST हो जाएगा क्या भाई? PQRST यू आएगा क्या भाई? बिल्कुल ये तो क्रम चल रहा है भाई, यू आ जाएगा यहाँ पर, मूल अक्षर चल रहा है। तो यानी ये डी ऑप्शन हो जाएगा, के क्यों हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे ना भाई। क्लियर? सभी को समझ में आया? यदि साथियों किसी भी सवाल पे आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 58 को देखिए। यदि ए का अर्थ भाग है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ प्लस और डी का अर्थ माइनस है तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ये समीकरण दिया है, इसमें देखिए A C D B दिया, लेकिन इसकी जगह आपको सवाल में बोल दिया है कि इसके मतलब ये रखना है। जैसे देखिए समीकरण को हम बनाएं 85A है तो ए का अर्थ देखिए भाग है, तो ए की जगह यहाँ पे आप भाग रख दीजिए। 17 के बाद देखिए सी है तो सी का अर्थ क्या है? प्लस है, तो सी की जगह प्लस रख दीजिए। 82 हो जाएगा। 82 के बाद देखिए डी है, डी का अर्थ माइनस है तो डी की जगह माइनस रख दीजिए। 11 के बाद देखिए बी है, बी का अर्थ क्या दिया? गुणा है, तो बी की जगह गुणा रख दी 2। ये समीकरण बनके तैयार हो चुका। इसमें बॉर्डर में स्कीम लगाइए। 17 का भाग 85 में देंगे तो 17 × 85 होता है, प्लस 82 माइनस 11 दूना 22। अब 5 और 82 कितना हो जाएगा? 87 हो जाएगा। 87 में से 22 घटा दीजिए, 7 में से 2 घटाएंगे 5, 8 में से 2 घटाएंगे 6, यानी 65 हो जाएगा इस सवाल का राइट आंसर, जो कि पहला ऑप्शन बिल्कुल सटीक जवाब है आपका। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर क्या निकल के आएगा? एक निश्चित गुण भाषा में 1875 का अर्थ वाउंड द राउंड वॉच है और 6143 का अर्थ है अ केक इज राउंड है और 7321 यानी 7321 का अर्थ है वॉच अराउंड व्हील है। तो वॉच के लिए कुट ज्ञात कीजिए। तो साथियों इसमें क्या पूछा है? वॉच के लिए तो कॉमन चेक करिए। देखिए कहाँ कहाँ वॉच लिखा है। पहला मेथड तो यही है ना, जब सिंगल पूछेगा तो कॉमन चेक करेंगे हम लोग, सिंपल सा भाई। तो वॉच देखिए कहाँ कहाँ है, कॉमन चेक करिए तुरंत। पहले तो देखिए वॉच इसमें है, वॉच इसमें है और एक वॉच इसमें है, 2 जगह वॉच है, यानी 2 नंबर इसमें कोई ना कोई कॉमन मिल जाएगा। आप सभी को बताएंगे आप सभी लोग कौन सा नंबर कॉमन दिखाई दे रहा है दोस्त मेरे इन दोनों में। जैसे देखिए 7 7, देखिए 7 इसमें भी है और 7 इसमें भी है। इसी का अर्थ देखिए ये था और इसी का अर्थ ये था, तो 7 7 कॉमन है। क्या 59 का बी ऑप्शन हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। 3 दे चाहे 4 दे, यदि कॉमन 2 मिल गया आपको, समझिएगा आपका आंसर आ जाएगा। वॉच जिस प्रकार कॉमन था तो उसी प्रकार 7 भी तो कॉमन था, तो वॉच का कोड क्या होगा दोस्त मेरे? बी ऑप्शन 7 होगा। क्लियर? सभी को समझ में आया? चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 60 को। दी गई श्रेणी को तार्किक रूप से पूर्ण करने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आना चाहिए? बताएंगे आप सभी लोग क्या बनेगा इस सॉल्व का बिल्कुल परफेक्ट आंसर मेरे दोस्त। 18 23 33 48 68, 18 23 33 48
68, 18 5 23, 23 10 33, 23 48 प्लस 15, 48 68 प्लस 20, तो 5 10 15 20 यानी 25 करना पड़ेगा हमें भाई। 68 में 25 जोड़ दीजिए कितना होगा, 68 12 तो होता है गुरुजी 80, 13 यानी 93 आएगा, 93 जो कि सी ऑप्शन। तो 60 का सी ऑप्शन कितने लोग का सही है भाई। तो उम्मीद करूंगा हर एक सवाल का उत्तर आप सभी को अच्छी तरीके से आ रहा होगा। इसी बात में भाई चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिए, लास्ट में आप सभी से आपका स्कोर पूछेंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 को। 30 छात्रों की कक्षा ने एक परीक्षा दी, ठीक है, 30 छात्रों की कक्षा ने परीक्षा दिया, ठीक है। 12 छात्रों का औसत स्कोर 62 है, यानी 12 छात्रों का औसत स्कोर क्या हो जाएगा भाई, तो हम क्या कर देंगे 62 गुणे 12 कर देंगे, तो इनका योग मालूम हो जाएगा कितना हो जाएगा, 12 दूना 24 का 4 2, 12 छंग 72, 2 74 यानी 744 स्कोर हो जाएगा इनका कुल योग जो 12 छात्र थे। और बाकी का 72 है, यानी जैसे देखिए 30 तो थे टोटल छात्र, 12 लोगों का तो स्कोर 62 आ रहा है, लेकिन जो बाकी का है उनका कितना 72 है, यानी 30 में से 12 का माइनस कर दिया 18 हो जाएंगे। 18 कितना हो जाएगा, बाकी कितना है 72 स्कोर है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 18 दूना 36 का 6 3, 18 7 126 129 यानी 1296 के बराबर हो जाएगा। अब सवाल पूछा है कक्षा का औसत स्कोर क्या होगा, बता दीजिए आप लोग। इन दोनों को पहले जोड़िए, 6 4 10 का 01, 9 4 13 14 3, 7 2 9 10 01 2 यानी 2040 होगा। टोटल छात्र कितने 30 हैं, औसत कैसे निकालेंगे, सभी संख्याओं का योग टोटल जितने हैं छात्र उससे भाग करा दीजिए, 0 0 कैंसिल, 3 6 18, 20 में से 18 2 24 यानी 3 8 24 68 होगा। तो कक्षा का औसत स्कोर क्या है 68 है भाई, ठीक है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। सभी को समझ में आया, बताइए इस सवाल में किसी प्रकार का डाउट आप सभी को बिल्कुल नहीं। चलिए दोस्त मेरे नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 62 को। एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत रन 2 कम हो जाता है, तो 19वीं पारी के बाद औसत रन बताइए, बताइए भाई। हमेशा याद रखिए 19 पारी दिया तो 18 पारी के पहले आप औसत निकालिए, तभी निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे आप लोग। यहाँ पे बेसिक बताने चले गए तो भाई बहुत टाइम चला जाए। जैसे भाई मान लीजिए कि 18 पारी का औसत हम पहले मान लेते हैं कि 18 पारी का जो औसत है ना वो x है, तो 18 पारी में उसका कुल रन कितना हो जाएगा, तो 18x हो जाएगा, क्योंकि भाई हमने मान लिया कि 18 पारी का औसत x है, तो 18 पारियों में उसका कुल रन 18x के बराबर हो जाएगा। तो दोस्त मेरे 19वीं पारी, जो 19वीं पारी है, तो इसमें 78 रन बनाने के बाद 78 रन बनाने के बाद नया औसत कितना हो जाएगा भाई, 2 रन कम हो जा रहा है, यानी x माइनस 2 हो जाएगा ना, कम हो रहा है तो x माइनस 2 होगा ना। बताइए आप लोग 19वीं पारी में 78 रन बनाने के बाद जो उसका औसत है वो 2 रन कम हो जा रहा है, तो x माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि हमने भाई औसत x मान लिया है, ठीक है। तो समीकरण क्या बनेगा, इसको ध्यान रखिएगा, समीकरण आपका क्या बनेगा, जैसे कि 18 पारी प्लस जो उसका 78 रन था 19वीं पारी में, फिर उसके बाद और आपका भागे में क्या हो जाएगा 19 बराबर x माइनस 2 हो जाएगा। इसको हल करिए आपका आंसर आएगा, लेकिन अभी आंसर नहीं आएगा। 18x प्लस 78, 18x प्लस 78 बटे 19 बराबर जो 2 रन कम हुए x माइनस 2। इसको हल करिए, जैसे कि 18x प्लस 78 बराबर ये गुणा हो जाएगा भाई 19 का x में, तो 19x माइनस 19 दूनी 38, 19x माइनस 19 दूनी 38, तो 18x है, ये 19x है, तो x की वैल्यू हो जाएगा, ये देखिए माइनस 38 है तो उधर जाएगा तो प्लस कर देगा भाई, यानी 78 प्लस 38 कितना होगा, ये 78 है 38 कितना हो जाएगा 8 8 6 16 हो जाएगा, 6 7 3 10 11 116 है। अब x माइनस 2 जो था तो इसकी जगह आप क्या रखिए 116 रखिए, माइनस 2 करिए। अब देखिए जाकर आपका आंसर हुआ, तो 19वीं पारी के बाद उसका औसत रन कितना होगा 114 होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। x की वैल्यू 116 आया, जो हमने 2 रन कम था x माइनस 2 माना था, तो x की जगह भाई 116 रखा, इसमें से माइनस 2 करेंगे कितना आएगा 114 आएगा ना, तो डी ऑप्शन परफेक्टली आंसर आ जाएंगे आपका इस तरह से। क्लियर मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 63 को। यदि 42 श्रमिकों 5 दिनों में 4080 कमाते हैं, तो 48 श्रमिक 14 दिनों में कितना कमाएंगे बताइए। 42 श्रमिक 5 दिनों में 4080 कमाते हैं, तो 48 श्रमिक 14 दिन में कितना कमाते हैं, पी मान लेते हैं भाई, पी कमा रहे हैं,
पी का वैल्यू निकाल लीजिए। पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 4080 गुणे 48 गुणे 14 अपान में 42 गुणे 5, यही होगा ना। हल करिए, 14 कम 14, 14 तिया 42, ठीक है। 3 एक कम 3, 16 तिया 48, 5 एक कम 5, 5 8 40, 16 25 यानी 816 गुणे 16 कितना होगा बताइएगा। 816 गुणे 16 कितना होगा, निकाल के बताइए। 16 85, 16 छक्का 96, 6 इकाई अंक किसमें है तो 13056 होगा। देखिए भाई 816 का मल्टीप्लाई 16 में करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई 6 करेंगे 36 आएगा। 6 किसका है तो देखिए केवल एक ही का है और कोई का नहीं है, तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, यानी 13056 आएगा, ठीक है। यानी 48 श्रमिक 14 दिनों में कितना कमाएंगे, 13056 रुपया कमाएंगे, ठीक है। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर, सभी को समझ में आया। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए और लास्ट सवाल आज की सेशन का। ए बी और सी एक काम को क्रमशः 10 दिन 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। ए जो है एक काम को 10 दिन में कर रहे हैं, बी कितना करा है भाई 15 दिन में कर रहा है, सी कितना करा 20 दिन में कर रहा है, ठीक है। उन्होंने उस काम को एक साथ मिलकर पूरा किया, बहुत अच्छी बात है, मजदूरी के रूप में, तो 2600 प्राप्त किए। तो सी की मजदूरी याद कर दिए, कुल काम निकाल लीजिए। एलसीएम कितना होगा टोटल 10 15 20 का, आपका एलसीएम हो जाएगा, इसका एलसीएम 60 होता है, ठीक है। तो एक दिन का ए का काम कितना होगा, 10 का भाग 60 में 6 काम हो जाए एक दिन का। बी का एक दिन का काम कितना है 15 चौका 60, 4 काम है, 20 23 60 भाई 20 का भाग 60 में, यानी टोटल काम इन लोगों का कितना है भाई। पूरा सवाल क्या बोला है कि उन्होंने उस काम को एक साथ मिलकर किया, तो एक दिन का काम 6 4 10 13 हो जाएगा, ठीक है। 13 काम हो रहे हैं ना एक दिन का। अब उसी प्रकार भाई सी की मजदूरी पूछा है गुरु, सी की मजदूर टोटल ये देखिए कुल काम है इनका, ये कुल काम होता है इनका, इनकी क्षमता ये, और एक दिन के काम जैसे ए का 6 हो गया, 4 बी का 4 हो गया और सी का 3 हो गया। अब भाई सी का पूछा है तो सी का कितना 3 है, तो क्या करिए 26 उनको टोटल प्राप्त हुआ, तो 3 को ऊपर भाग कराएंगे, नीचे 13 कर दीजिए भाई, कुल काम से भाई ना, कुल काम है तो देखिए 13 दूना 26, 200, 200 गुणे 3 यानी 600, सिंपल सा। तो सी की मजदूरी कितना होगा 600 रुपया होगा, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके भाई, तो साथियों ये 64 सवाल कंप्लीट हो गया आपके 6 शिफ्टों के आधारित पर। तो इसी तरह के सवाल आपके पेपर में आने वाले हैं। तो अब बताइए साथियों कि आप सभी का इन 64 सवाल में से कितना स्कोर बना, ईमानदारी के साथ आप सभी बताएंगे। तो उम्मीद करूंगा दोस्त आप सभी को ये पूरे 64 के 64 सवाल बहुत ही शानदार तरीके से याद हुए होंगे। यदि साथियों आपको किसी भी सवाल पे डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। लगातार क्लास आ रही है और क्लास को अपने दोस्तों में शेयर भी करिए अधिक से अधिक, जिस भी ग्रुप में रहते हैं। यहाँ से आप लोग जितना भी हो सके उतने क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, मॉक टेस्ट लगाइए, एनालिसिस करिए, जहाँ से क्वेश्चन मिला उसको तैयार करिए अच्छे से। सोने से पहले एक बार रिवीजन करके आपको सोना है, ठीक है मेरे दोस्त। तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर लेते हैं, मिलते साथ एक और नए क्लास के साथ। तो आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा भाई, आपने खूब मेहनत किया है भाई, ठीक है। तो आप सभी को गॉड ब्लेस यू, ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।